हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम शुरू करते हैं रिवीजन लेक्चर फॉर टैक्सेशन। ये टैक्सेशन होगा इंटरमीडिएट लेवल के लिए, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में क्या है इंटरमीडिएट लेवल में टैक्सेशन में, आइए उस पर पहले बात कर लेते हैं। टैक्सेशन में दो टैक्स हुआ। कंसेप्ट ऑफ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस में है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही टैक्सेशन 100 मार्क्स का होता है इंटरमीडिएट लेवल में। तो हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं और हम पहले रिवीजन करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम जीएसटी का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं इनकम टैक्स का रिवीजन। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल 298 सेक्शंस हैं, 1 से लेकर सेक्शन 298। और इस 298 सेक्शंस को डिजाइन किया गया है 23 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में? 23 चैप्टर्स में। दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट टोटल 298 सेक्शंस तक है और 23 चैप्टर्स तक है। बट ये कहना गलत होगा कि एग्जैक्टली 298 सेक्शन ही है हमारे में, बिल्कुल भी नहीं। इस दरमियान कुछ सेक्शन डिलीट हो चुके हैं और कुछ सेक्शंस की नंबरिंग ऐसी भी है कि 50, 50A, 50B, 50C, 50D ऐसे भी हैं। दैट मीन्स एब्सोल्युटली 298 सेक्शन है ऐसा कहना गलत होगा। नंबर के हिसाब से 298 सेक्शंस तक है, बट बीच में कुछ सेक्शंस आपके एक्ट में है ही नहीं, डिलीट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 18 बताऊंगा आपको, सेक्शन 18, 19, 20, 21 ये सेक्शन एक्ट में है ही नहीं। और कुछ ऐसे सेक्शन हैं जैसे 50, 50A, 50B, 50C, 50D। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्युटली 298 सेक्शंस नहीं है, बट नंबर के हिसाब से देखा जाए तो वो 1 से लेकर 298 सेक्शंस तक है इनकम टैक्स एक्ट। अब ये एक्ट में, पूरे एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है? तो बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। रेजिडेंशियल स्टेटस पर भी है, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन भी है, रिबेट्स भी हैं, उसके अलावा डिडक्शंस भी हैं, उसके अलावा टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट भी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, इनकम टैक्स रिटर्न की बातें भी है, असेसमेंट की बातें भी है, पेनल्टीज भी है, प्रोसिक्यूशंस भी है, अपील्स भी है। बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है और इससे 298 सेक्शंस हैं टोटल। बट हाँ, इंटरमीडिएट लेवल में आपके लिए पूरे 298 सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें आगे पढ़ने की हैं। हमारे इंटरमीडिएट लेवल में जितना सिलेबस कंटेंट है, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। टोटल 298 सेक्शंस हैं, बट इनकम टैक्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके सिलेबस में जो कंटेंट है उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल 298 सेक्शंस हैं और चैप्टर्स 23 चैप्टर्स हैं। बट हमें जो पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें पढ़ना है, इंटरमीडिएट लेवल में जो पढ़ना है वो कितना है, पहले उस पर बात करते हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट में पहले इनकम टैक्स को लिए इनकम का कंप्यूट करना जरूरी है। तो पहले इनकम का कंप्यूटेशन होगा और उस इनकम के कंप्यूटेशन पे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो पहला स्टेज क्या हुआ? इनकम का कंप्यूटेशन होगा। सेकेंड स्टेज में टैक्स का कैलकुलेशन होगा। थर्ड स्टेज में इस इनकम के और टैक्स के डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई जाती है थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर स्टेजेस की मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट में पहले इनकम का कंप्यूटेशन होता है, फिर टैक्स का कंप्यूटेशन कैलकुलेशन होता है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, उसके बाद असेसमेंट के बाद उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उसके बाद हम पेनल्टी लगाने पे कोर्ट पे अपील करते हैं तो अपील के कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातें भी होती है। तो वैसे करके टोटल 298 सेक्शंस हैं।
बट इंटरमीडिएट लेवल में पूरे सेक्शन और पूरे चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल लेवल में पूरा एक्ट एप्लीकेबल है। तो इंटरमीडिएट लेवल में कितना एप्लीकेबल है उस पर थोड़ी बातें करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में आपको जो पढ़ना है वो ये है, चैप्टर सेक्शन। चैप्टर नंबर 1 जो है इनकम टैक्स बेयर एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 में जो बातें दी गई है वो सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है, जिसमें सेक्शन 1 में नाम है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं और सेक्शन 3 में भी डेफिनेशंस ही हैं। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 में प्रीलिमिनरीज कहते हैं इसको, जिसमें आपको नाम बताया गया एक्ट का और डेफिनेशंस की, मेनली डेफिनेशंस है इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो सेक्शन 4 से लेकर 9A तक है। इस सेक्शंस में चार्जिंग सेक्शंस भी हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस पे भी बातें हुई है। तो चार्जिंग सेक्शन भी है और रेसिडेंशियल स्टेटस की बातें चैप्टर नंबर 2 में हुई है, जो सेक्शन 4 से लेकर 9A तक है। चैप्टर नंबर 3 में इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं और वो एग्जम्पशंस दिए गए सेक्शन 10 से लेकर 13B तक। क्या है? एग्जम्पशंस ही है कि ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है। तो कौन कौन सी इनकम इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट है उसके बारे में पहले उन्होंने बता दिया, सेक्शन 10 से लेकर 13B तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करते हैं सेक्शन 14 से लेकर 59 तक, जो बात किया जाता है हेड्स ऑफ इनकम पे। अगर मैं बात करूं, यहां पे एग्जम्पशंस हैं, यहां पे हेड्स ऑफ इनकम है। चैप्टर नंबर 4 में हेड्स ऑफ इनकम पे बात हो रही है। हेड्स ऑफ इनकम के बाद चैप्टर नंबर 5 में 60 से लेकर 65 तक क्लबिंग के प्रोविजन है, क्लबिंग ऑफ इनकम। और चैप्टर नंबर जो 6 है वो 66 से लेकर 80 तक है, एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पहले यहां तक आपको पहुंचाता हूं। सबसे पहले चैप्टर में क्या दिया गया है, सेक्शन 1 में नाम दिया हुआ है और 2 और 3 में डेफिनेशंस हैं, नेम एंड डेफिनेशंस हैं। उसको प्रीलिमिनरी भी कहते हैं, बट आपको याद रखने के लिए नेम एंड डेफिनेशन। नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है टेक्निकली। सेक्शन 1 में नेम, हर एक्ट में नेम होता है, एक्सटेंड होता है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है और कब से ये स्टार्ट हुआ है, ये दिया जाता है सेक्शन 1 में। नॉर्मली हर लॉ में अभी जो रिसेंटली जितने लॉ बन रहे हैं हिंदुस्तान में, वो सारे में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ही होते हैं। हाँ, पहले जो एक्ट बने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, वो बहुत पुराना लॉ है, 150 साल पुराना लॉ है, उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं है, उसमें अलग अलग सेक्शंस में डेफिनेशन है। लेकिन अब जो लॉ बनते हैं उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होता है। और इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 में भी क्या है, डेफिनेशंस ही है। चैप्टर नंबर 2 में जो है वो मेनली चार्जिंग सेक्शन है एंड रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात होती है। और चार्जिंग सेक्शन भी इसी में है। यहां तक की बातों को पहले समझो। इंटरमीडिएट लेवल में आपसे जो पूछा जाने वाला सवाल है, ज्यादातर केसेस में जो आपका कंसेप्ट कवर किया गया है वो टैक्स कैलकुलेशन तक ही कवर्ड है। मतलब इनकम कंप्यूट करो, टैक्स कैलकुलेट करो, उतनी तक ही कवर है। उसके बाद के जो असेसमेंट है, पेनल्टीज है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में टैक्स कैलकुलेशन तक का कंसेप्ट है। अभी टैक्स निकालने के लिए इनकम का होना जरूरी है, तो इनकम कंप्यूट करना सबसे पहले सिखाया जाएगा और उसमें टैक्स निकालने आपको सीखना है। अब इनकम कंप्यूट करने के लिए जो कंसेप्ट कहां तक सेक्शन गया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 से लेकर 3 तक क्या है, नेम, एक्शन, कमेंसमेंट और डेफिनेशंस है। चैप्टर नंबर 2 में रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात हो रही है, जो सेक्शन 4 से लेकर 9A तक है। एग्जम्पशंस दिए गए सेक्शन 10 से लेकर 13B तक, बहुत सारे एग्जम्पशंस इनकम टैक्स एक्ट में है। चैप्टर नंबर 4 में हेड्स ऑफ इनकम दिया हुआ है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसको हम 5 हेड्स में डिवाइड करेंगे। आपने पढ़ा होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम कहाँ दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 14 से लेकर 59 तक दिए गए हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में क्लबिंग के प्रोविजन है, किसी और की इनकम
तुम्हारी इनकम में शामिल कर दी जाती है। किसी और में किसकी इनकम? तो स्पाउस की इनकम होती है, माइनर की इनकम होती है, सन्स वाइफ की इनकम होती है। जो भी ये इनकम होती है उसको क्लब कर लिया जाता है और उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर नंबर 5, जो क्लबिंग के प्रोविजन की बात करते हैं, सेक्शन 60 से लेकर 65। और आपने पढ़ा होगा माइनर की इनकम क्लब होती है सेक्शन 64 में, वो यहीं पर है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बातें होती है कि जो लॉसेस होते हैं उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये पूरी बातें लिखी हुई है चैप्टर नंबर 6 में 66 से लेकर 80 तक। अब ये सब कुछ करने के बाद जो इनकम आती है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से इनकम टैक्स एक्ट में क्या हो रखा है, चैप्टर 6A के नाम से 80C से लेकर 80U तक आपको डिडक्शंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? डिडक्शंस दिए जाते हैं। अब आपके सिलेबस में कहाँ तक है, बस यहाँ तक आपको कर लेंगे तो आप एक बंदे की टोटल इनकम कंप्यूट कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद एक एसएससी का, एक पर्सन का टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उतना करने के लिए इतने सेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर इंटरमीडिएट लेवल की मैं बात करूं तो मेनली और भी कुछ सेक्शंस हैं, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शंस ही आपके सिलेबस में कवर है। इतना पढ़ने के बाद आप एक पर्सन की टोटल इनकम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। यहां तक पहुंचे, इसको नोट करना तो प्लीज नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी। चलें, तो मोटा मोटी तौर पे मेनली अगर मैं बात करूं तो आपकी सिलेबस यहां तक का कंटेंट है। अब इसको कैसे करना, तो अब मैं उसको थोड़ा सा अपने सिलेबस के हिसाब से लेकर आता हूं। तो आपके सिलेबस में जो पूछे जाने वाला सवाल है वो क्या पूछा जाएगा, आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है। तो टोटल इनकम किसकी कंप्यूट करना है, तो पर्सन की कंप्यूट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स किस पे लगाएंगे, तो इनकम टैक्स लगता है पर्सन के ऊपर। इनकम टैक्स किसको लगता है, पर्सन के ऊपर। अब ये पर्सन का मतलब क्या होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने इसको डिफाइन किया हुआ है और हमने पढ़ा डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 13। तो सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन का डेफिनेशन कहता है पर्सन इंक्लूड्स बताइए किस किस को शामिल किया गया पर्सन के डेफिनेशन में, तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, any other artificial judicial person।
ये डेफिनेशन ऑफ पर्सन है इनकम टैक्स की नजर में। तो इनकम टैक्स लगाया जाता है पर्सन के ऊपर, और पर्सन कौन है? तो लॉ मेकर ने डिफाइन किया, पर्सन इंक्लूड्स 7 लोगों को कवर किया उन्होंने, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ईओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर गौर से देखा जाए तो ये पर्सन के डेफिनेशन में सब कोई आ गए जो पैसे कमाते हैं। तो जो भी बंदा पैसे कमाता है उस पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं। तो जितने लोग पैसे कमाते हैं, जो पैसे कमाए जाएगा, जो पैसे कमाते हैं उन पे हम टैक्स लगाएंगे, और वो लोग कवर हो चुके हैं पर्सन की डेफिनेशन में। अगर गौर से देखा जाए तो नॉर्मली हम इंसान पैसे कमाते हैं, इंडिविजुअल, उनको भी उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन में कवर कर लिया और इंसानों पे भी टैक्स लगा दिया। अब इंडिविजुअल में कौन आ गए? मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इंडिविजुअल है और पैसे कमा रहा है तो वो पर्सन के डेफिनेशन में शामिल होता है और उस पर हम टैक्स लगाएंगे अगर वो पैसे कमाएंगे तो। सेम वैसे एचयूएफ, एक्चुअली क्या होता है, इंडिविजुअल में इंसान, इंडिविजुअल मेल फीमेल पैसे कमा रहे हैं, उन पे हम टैक्स लगा रहे हैं। एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, फैमिली बिजनेस होता था, तो उसमें क्या होता था, बिजनेस किसी एक का नहीं होता था, फैमिली का बिजनेस होता था। फैमिली में कौन होता है? हस्बैंड, वाइफ, बच्ची, ये सब मिलाकर फैमिली होती है, और बिजनेस फैमिली का होता था, किसी एक बंदे का नहीं होता था। तो लॉ मेकर ने एक और टैक्सेबल एंटिटी बना दिया कि यहां पे पैसा इंडिविजुअल नहीं कमा रहा है, वो फैमिली पैसे कमा रही है। तो जो फैमिली पैसे कमा रही है उस फैमिली को हमने टैक्सेबल एंटिटी मानकर टैक्स लगाया, फैमिली को टैक्स लगाया। तो उस फैमिली को हमने नाम दिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब हम फैमिली को टैक्सेबल एंटिटी मानकर उसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। किसको? एचयूएफ को। हाँ, लेकिन फैमिली का बेनिफिट तो सबको मिलना चाहिए, बट ये बेनिफिट सिर्फ मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। मतलब कौन? जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। तो इसमें मेनली मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, पारसी को इसका बेनिफिट नहीं मिलता एचयूएफ का। क्लियर? तो टैक्सेबल एंटिटी में जो पैसे कमा रहा है उससे टैक्स लेना। तो इंडिविजुअल पैसे कमाते हैं उनसे भी टैक्स लिया, फैमिली पैसे कमा रही है उनसे भी टैक्स लिया। कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म पे भी हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि फर्म पैसे कमा रही है, फर्म से टैक्स लगाएंगे। कंपनी पैसे कमाती है, कंपनी को भी टैक्स लगाएंगे। अब सवाल, कंपनी को टैक्स लगाया जाएगा, कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी? तो यहाँ पे लॉ मेकर ने ये नहीं कहा है कि डोमेस्टिक कंपनी को हम टैक्स लगाएंगे। तो जो भी कंपनी इन पैसे कमाएगी हम उस पर टैक्स लगाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, हम टैक्स लगाएंगे। तो कंपनी को भी पर्सन के डेफिनेशन में शामिल करके टैक्सेबल एंटिटी बना दिया। तो मैं एक बात कह सकता हूं, पर्सन में जो लोग शामिल हैं उसे हम कहेंगे टैक्सेबल एंटिटी। क्या कहेंगे? टैक्सेबल एंटिटी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लोग टैक्सेबल एंटिटी हैं। और कौन है? एओपी बीओआई। एओपी बीओआई क्या होता है? जब कुछ लोग मिल जाते हैं और बिजनेस करने के लिए कुछ लोग मिल जाते हैं और पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर हम उसको कहते हैं एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो दो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है, पार्टनरशिप फर्म उसे कहते हैं जहां पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, जहां पे डीड में लिखा जाएगा ये पार्टनर है, पार्टनर का इतनी शेयरिंग है, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम उसे कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एक एओपी बीओआई में भी फर्क है। जब कुछ लोग मिल जाते हैं और बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो देखा जाएगा वो एओपी है या बीओआई है। अगर सारे लोग इंडिविजुअल हैं, सारे लोग इंडिविजुअल हैं तो उसे कहते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बट हाँ, अगर इंडिविजुअल के अलावा भी कोई और मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एओपी। दैट मीन्स, एक एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी लिमिटेड, ये 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने तीनों ने मिलकर बिजनेस किया और बिजनेस में उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई। क्या बनाई? पार्टनरशिप डीड बनाई। तो उसे हम कहेंगे फर्म। क्या नाम देंगे? फर्म का नाम देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है उनकी तो ये फर्म कहलाएगी। लेकिन हाँ, एक और एग्जांपल, मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी एचयूएफ, दैट मीन्स एचयूएफ भी पार्टनर बन सकती है किसी फर्म में, प्लस सी लिमिटेड। यहां पे पार्टनरशिप डीड है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर वो कहलाएगी फर्म कहलाएगी। बट अगर मैं कहूं मिस्टर ए
प्लस मिस्टर बी प्लस मिस्टर सी, ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उन्होंने डीड नहीं बनाया, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि सेक्शन 184 जो आपके सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 184 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है पार्टनरशिप फर्म को हम फर्म तभी मानेंगे जब उसमें पार्टनरशिप डीड होगी। दैट मीन्स यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड नहीं होने की वजह से ये फर्म नहीं है, और फर्म नहीं है तो क्या कहलाएगी, एओपी बीओआई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एओपी बीओआई। अब ये देखा जाएगा एओपी है या बीओआई है, अगर सारे मेंबर उसके इंडिविजुअल होंगे तो फिर वो कहलाएगा बीओआई। तो फर्म में पार्टनर होते हैं, एओपी बीओआई में मेंबर होते हैं, तो यहां पे तीनों मेंबर क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, तो वो कहलाएगी बीओआई। बट अगर मैं कहूं मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी प्लस सी लिमिटेड, अब गौर से देखो, और मैं कहूं पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप फर्म है, और अगर डीड नहीं है तो फिर ये एओपी है या बीओआई है, अगर सारे इंडिविजुअल हैं तो वो बीओआई कहलाएगा, और अदर देन इंडिविजुअल उसमें मेंबर हैं तो वो कहलाएगा एओपी। तो ध्यान रखना, फर्म और एओपी बीओआई में क्या फर्क है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो फर्म कहलाएगी, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कहलाएगी एओपी बीओआई। अब सवाल एओपी बीओआई में क्या फर्क है, सारे मेंबर इंडिविजुअल होंगे तो बीओआई होगा, अदर देन इंडिविजुअल होंगे तो फिर एओपी कहलाएगा। इसको नोट कर लो, फर्म वर्सेस एओपी बीओआई। स्टेटस, चले दैट मीन्स कंपनी भी मेंबर बन सकती है, एचयूएफ भी मेंबर बन सकते कहीं पर। चलो आगे चलिए, तो हम इनकम टैक्स किस पे लगाएंगे, टैक्सेबल एंटिटी पर। टैक्सेबल एंटिटी कौन है, पर्सन। पर्सन में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन सी आती है, तो ये लोकल अथॉरिटी में मेनली क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नागपुर है, तो नागपुर में क्या होता है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बॉम्बे में बीएमसी है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये होता है लोकल अथॉरिटी। अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी होती है, तो स्मॉल एरिया में, रूरल एरिया में पंचायत होती है, तो पंचायत भी एक लोकल अथॉरिटी होती है। तो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी इसे कहते हैं लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी को भी हमने टैक्सेबल एंटिटी माना है। अब देखा जाए तो ये लोग पैसे कमाएंगे तो इनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक बात सोचो, क्या लोकल अथॉरिटी को, ये तो गवर्नमेंट का ही काम कर रही है, देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो काम है वही काम वो लोकल अथॉरिटी कर रही है, तो गवर्नमेंट के अंडर में ही रहते हैं वो लोग और वो काम कर रहे हैं, तो लोगों को सर्विस देने का ही काम कर रहे हैं, तो इनसे टैक्स नॉर्मली लगाना नहीं चाहिए। बट लॉ मेकर ने पहले उसको टैक्सेबल एंटिटी बनाया है और फिर इनकी इनकम को एग्जेम्प्ट भी कर दिया है, और एग्जम्पशन का सेक्शन है सेक्शन 1020, सेक्शन 1020। ये मैं कभी एग्जम्पशन की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा इनकी इनकम एग्जेम्प्ट कैसे होती है, ठीक है। तो इनकी इनकम लगभग एग्जेम्प्ट हो जाती है, बट अभी उस पर बात नहीं करना, डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना बता दूं, टैक्सेबल एंटिटी पहले उनको बनाया गया और बनाकर फिर उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया है सेक्शन 1020 में। बट कुछ बातें हैं उस पर जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं एग्जाम्पशन पढ़ाऊंगा। यहां तक पहुंचे, लास्ट में लॉ मेकर ने कहा एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये ऐसे क्यों कहा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर एनी अदर, इसका मतलब इनके अलावा जो भी बच गए। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल पर्सन के अलावा, और जुडिशियल पर्सन मतलब जिसके अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं, तो इनके अलावा जो भी बच गए वो कवर होंगे एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई कॉलेज है, कॉलेज यहाँ पे कहीं कवर नहीं होता तो वो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर होगा। कोई ट्रस्ट है वो कहीं कवर नहीं होता तो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर होगा। तो इनके अलावा जो कोई भी बच जाते हैं और पैसे कमाते हैं वो कहाँ कवर हो जाएंगे, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो देखा जाए तो पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग हैं और ये 7 लोगों से हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे।
कब? जब वो इनकम कमाएंगे तब। ठीक है, अब इनकम कमाने के लिए हमने पहले देखा किसको हम टैक्स लगाएंगे, टैक्सेबल एंटिटी पर्सन को टैक्स लगाएंगे। किस पे टैक्स लगाएंगे? तो ध्यान से सुना, किसको टैक्स लगाएंगे? पर्सन को टैक्स लगाएंगे। किस पे टैक्स लगाएंगे? टोटल इनकम पे टैक्स लगाएंगे। तो अगर मैं कह सकता हूं टैक्स किसको लगाएंगे? पर्सन को। टैक्स, टैक्स मतलब मैं इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं ना। टैक्स किस पे लगाएंगे? टोटल इनकम पे। किस पे टैक्स लगाएंगे? टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम? तो टोटल इनकम किसे कहते हैं? तो लॉ मेकर ने पूरा एक्ट में प्रोसीजर बता दिया है कंप्यूट कैसे करना है टोटल इनकम को। तो मैंने जो बताया ना आपको, ये आपके सिलेबस में ये कंटेंट है, ये कंटेंट से ही टोटल इनकम बन के तैयार होगा। दैट मीन्स टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए इतने सेक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके आप टोटल इनकम कंप्यूट कर पाओगे। ठीक है, अब उस पर कैसे होगा मैं पहले आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। लॉ मेकर ने ये कह दिया इंडिविजुअल तुमसे हम टैक्स लगाएंगे, कंपनी तुमसे हम टैक्स लगाएंगे। बट एक बात बताओ, टैक्स लगाने से पहले अब हम उनको टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो टोटल इनकम जब हम कंप्यूट करेंगे तो क्या इंडिविजुअल है तो सीधा टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे या कुछ और देखने की जरूरत है? उसमें क्या देखना है ध्यान से समझो। अगर गौर से देखा जाए, मैं अपनी बात करूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, हिंदुस्तान में रहता हूं और मैं पैसे कमाता हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझसे टैक्स लेना चाहिए। मिस्टर ओबामा यूएस में रहते हैं और वो यूएस में ही पैसे कमा रहे हैं, क्या वो भी इंडिविजुअल है? हाँ बिल्कुल इंडिविजुअल है। क्या वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं? हाँ बिल्कुल पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आते हैं। तो चाहे वो मैं इंडिया में रहता हूं या फॉरेन में रहे, इंडिविजुअल तो है। और अगर इंडिविजुअल को ही हम आंख बंद करके कहेंगे हम इनकम पे टैक्स लगाएंगे, तो मिस्टर ओबामा को भी टैक्स लगाना उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा देंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल है और पैसे कमा रहे हैं। क्या उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगा सकती है? सोचने की बात होगी। दूसरा, हमने कंपनी को टैक्स लगाने की बात की है, तो क्या एक कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं? एक कंपनी फॉरेन में काम कर रही है, वहां पे बिजनेस कर रही है, क्या उस पर टैक्स लगाने का अधिकार इंडिया में है? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो लॉ कहता है जब तुम किसी बंदे की या किसी पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करोगे, तो टोटल इनकम तो बाद में कंप्यूट करना, पहले देख लेना कि उस पे हम टैक्स लगाएंगे तो किस पे लगाना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को नाम दिया गया रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी भी पर्सन का जब हम टैक्स निकालने की बात करेंगे तो पहले उसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस को जानेंगे कि वो कौन है। अगर हमारे यहाँ रफली मैं बात करता हूं, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉर्मली रेसिडेंट, बट इस पे बात करेंगे डिटेल में, रेसिडेंट। और जो फॉरेन में रहते हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, मैं इंडिया में ही रहता हूं तो मैं हूं रेसिडेंट। मिस्टर ओबामा यूएस में ही रहते हैं, वो है इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट। वहां के लिए वो रेसिडेंट है बट इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए वो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। तो अगर किसी की टोटल इनकम कंप्यूट करना है तो पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करो कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। जो इंडिया में, रफली मैं बात कर रहा हूं, जो इंडिया में रहते हैं वो कहलाते हैं रेसिडेंट और जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो कहलाते हैं रफली नॉन रेसिडेंट। अब जब टैक्स लगाने की बात होगी तो इंडिया के बंदा को, रेसिडेंट को हम टैक्स लगाएंगे, नॉन रेसिडेंट को नॉर्मली हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बट किस पे कौन सा टैक्स लगाना चाहिए इस पे मैं बात करता हूं, थोड़ा सा रफली बात करता हूं। अगर कोई रेसिडेंट है और इंडिया में पैसा कमाएगा तो उस पे हम टैक्स लगाएंगे और टोटल इनकम में उसको शामिल करेंगे। तो टोटल इनकम में शामिल करें या ना करें ये जानने से पहले हमें उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है। तो पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे और उसके बाद उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर हम उसका टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम शामिल होगी ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर। एग्जांपल के तौर पे मैं रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में जॉब करके पैसे कमा रहा हूं, क्या ये मेरी टोटल इनकम में शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल शामिल होनी चाहिए। तो लॉ मेकर आगे कहेंगे कि अगर कोई रेसिडेंट है, इंडिया में सैलरी कमा रहा है, जॉब करके पैसे कमा रहा है, वो टोटल इनकम में शामिल करो। ये भी कहा जाएगा मिस्टर ओबामा तुम नॉन रेसिडेंट हो, तो लॉ ये कहेगा नॉन रेसिडेंट जब बाहर जॉब करेंगे तो उनकी टोटल, हम इंडिया में जब उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो उसको शामिल नहीं करना। तो इंडिया में
इनकम टैक्स लगाने के लिए जो हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे उसमें रेसिडेंट होगा तो उसकी इनकम इंडिया की इनकम शामिल करेंगे, बट अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो फॉरेन की इनकम शामिल नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरा मतलब एक बंदा रेसिडेंट है, इंडिया में पैसे कमाएगा, इंडिया में उसको टोटल इनकम में शामिल करके टैक्स लगा देंगे। एक बंदा इंडिया के लिए वो नॉन रेसिडेंट है और बाहर पैसे कमाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रेसिडेंट है, बाहर पैसे कमाएगा, तो इंडिया में टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त उसकी इनकम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आगे कहते हैं अगर मान लो अगर एक रेसिडेंट है और बाहर जाके भी पैसे कमाएगा, कहां जाकर? बाहर जाके भी पैसे कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं फॉरेन में जाकर मैं पैसे कमाऊंगा, तो फॉरेन में पैसे कमाने पर भी लॉ कहेगा इंडिया की टोटल इनकम में तुम्हारी शामिल की जाएगी। दैट मीन्स मैं रेसिडेंट हूं, तो मैं अगर रेसिडेंट हूं तो मेरी इंडिया की इनकम जो होगी वो भी टोटल इनकम में शामिल होगी, फॉरेन की इनकम होगी वो भी टोटल इनकम में शामिल की जाएगी। क्लियर? दूसरा सवाल, अगर एक नॉन रेसिडेंट है तो जो बाहर पैसे कमाएंगे तो टोटल इनकम इंडिया में कंप्यूट करते वक्त वो शामिल नहीं होगी, लेकिन अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर पैसे कमाएंगे तो उनकी टोटल इनकम में वो इंडिया की इनकम को शामिल किया जाएगा। अगर मैं समराइज करूं तो इनकम दो प्रकार की होती है, एक इंडियन इनकम, रफली मैं बात करूं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, इंडियन इनकम, और एक होता है फॉरेन इनकम। एक होते हैं रेसिडेंट, एक होते हैं नॉन रेसिडेंट। अगर एक रेसिडेंट है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं रेसिडेंट हूं, तो इनकम टैक्स कहेगा कि टोटल इनकम में, रेसिडेंट के केस में टोटल इनकम में इंडिया की इनकम को भी शामिल करो और फॉरेन की इनकम को भी शामिल करो, ऐसा लॉ कहेगा, हम पढ़ेंगे उसको। और एक नॉन रेसिडेंट अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रेसिडेंट केस में फॉरेन की इनकम को शामिल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में पैसे कमा रहे हैं, तो इंडिया की टोटल इनकम, इंडिया में टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त हम उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो फॉरेनर इंडिया में आके, नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर इंडिया में पैसे कमाएगा तो लॉ कहेगा इंडिया में पैसे कमा रहे हो, हम तुमसे टैक्स लेंगे, इसकी वजह से हम टोटल इनकम में शामिल करेंगे, तो इसको हम शामिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ लॉ ये कह रहा है कि अगर इंडिया की इनकम होगी तो चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो टोटल इनकम में हम शामिल करेंगे, बट फॉरेन की इनकम होगी तो रेसिडेंट हम तुम्ही से सिर्फ टैक्स लेंगे, नॉन रेसिडेंट से हम टैक्स नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से एक बार बात करता हूं, मैं रेसिडेंट हूं, इंडिया में पैसे कमाऊंगा तो भी टैक्स इनकम में शामिल करके टैक्स लगाएंगे, फॉरेन में पैसे कमाऊंगा तो भी इनकम में शामिल करके टैक्स लगाएंगे। बट अगर एक नॉन रेसिडेंट है तो फॉरेन की इनकम शामिल नहीं होगी, लेकिन इंडिया में अगर पैसे कमाएंगे तो वो इनकम शामिल कर ली जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि ये बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तब जाके हम उसकी टोटल इनकम में कंप्यूटेशन कर पाएंगे। आइडिया समझ में आया? तो सबसे पहले हम बता दूं कि हमारे सिलेबस में किसको टैक्स लगेगा, पर्सन पे टैक्स लगेगा। पर्सन में कौन है? इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है। इंडिविजुअल में रेसिडेंट भी है, नॉन रेसिडेंट भी है। कंपनी में रेसिडेंट भी है, नॉन रेसिडेंट भी है। डोमेस्टिक कंपनी भी है, फॉरेन कंपनी है। सब कोई कवर हो गया, पूरी दुनिया के लोग कवर हो चुके हैं इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ, लेकिन जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करने की बात करेंगे तो टोटल इनकम निकालने से पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद ही हम टोटल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल इनकम में जो इनकम में शामिल होगी इनकम, वो इनकम तभी शामिल होगी डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। रफली मैं बात करूं तो अगर कोई रेसिडेंट है तो इंडिया में पैसे कमाएगा वो भी टोटल इनकम में शामिल होगी, फॉरेन में पैसे कमाएगा वो भी टोटल इनकम में शामिल होगी। बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में पैसे कमाएगा तो टोटल इनकम में शामिल होगी, बट फॉरेन में पैसे कमाएगा तो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। तो इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने से पहले हमें रेसिडेंशियल स्टेटस का जानना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आया? तो लॉ मेकर ने इसके बारे में पहले लॉ बनाया, तो पहली फुर्सत में जो लॉ बनाया वो क्या बना है? रेसिडेंशियल स्टेटस पे पहले लॉ बनाया गया कि भैया तुम पहले रेसिडेंशियल स्टेटस तो डिटरमाइन कर लो। यहां तक समझ में आ गया? तो लॉ मेकर ने पहले नाम बताया, डेफिनेशन दिया, फिर कहा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में सेक्शन 4 से लेकर 9A तक। फिर लॉ मेकर ने कहा कुछ इनकम तो ऐसी है जिसपे हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो टोटल इनकम शामिल
जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे तो देख लेना कि कहीं वो इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर वो एग्जेम्प्ट है दैट मीन्स वो टोटल इनकम में तो शामिल ही नहीं होनी है, भले इंडिया में पैसे कमा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम, तो सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लो। फिर जब टोटल इनकम तुम कंप्यूट करोगे तो ध्यान में रखना सेक्शन 10 से लेकर 13B तक हमने बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए हैं। ये एग्जम्पशन वो हैं जो टोटल इनकम में शामिल ही नहीं होना है। तो इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, बट लॉ मेकर ने कुछ एग्जम्पशंस दे रखा है, तो एग्जम्पशंस को ध्यान में रखते हुए टोटल इनकम कंप्यूट करना है। जो इनकम एग्जेम्प्ट होगी उसको टोटल इनकम में शामिल मत करना, भले वो रेसिडेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंडिया में रहता हूं, मैं रेसिडेंट हूं, और अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, तो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। तो लॉ मेकर ने एग्जम्पशन का पूरा चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 10 से लेकर 13B तक। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या दिमाग में रखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद दिमाग में रखेंगे कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो लॉ मेकर ने इसके बारे में लिखा है चैप्टर नंबर 4 हेड्स ऑफ इनकम का चैप्टर बनाया गया। और हेड्स ऑफ इनकम में क्या बताया गया, अब ये समझो आप। लॉ मेकर कहते हैं जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगा ये समझो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आपके सिलेबस में एग्जाम में आने वाला सवाल ये होता है, टोटल इनकम फिर इस पर टैक्स निकालना। ये कैसे कंप्यूट करना है इसके बारे में समझो। सबसे पहली चीज सेक्शन 14 ये है चैप्टर नंबर 4, ये हमने बात की ना, ये रहा चैप्टर नंबर 4। कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 59 तक, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है ये समझो। पहले चैप्टर नंबर 4 का पहला सेक्शन 14 कहता है, अब हमने अब तक क्या कर लिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया है, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है ये हमने सीख लिया है। अब एक काम करो, उस असेसी का टोटल इनकम कंप्यूट करो। अब टोटल इनकम में क्या करो, उसकी जितनी भी इनकम है उसको उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा एक काम करो, जो भी इनकम होती है उसको हम 5 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। तो अब जो भी इनकम होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड में वो फंसेगी। कैसे, आइए देखते हैं। लॉ मेकर ने कहा टोटल हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड किया हुआ है, और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में किसने कहा, सेक्शन 14 कहता है हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, रिवीजन लेक्चर है आपको ये आता होगा, HP हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा PGBP, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो लॉ कहता है आपके टोटल इनकम हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सारी इनकम को 5 हिस्सों में। पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGB, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी के बारे में सबसे पहले लॉ मेकर ने लिखा है सेक्शन 15 से लेकर 17 तक, 15 से लेकर 17 तक सैलरी के बारे में लिखा। फिर कहा अब इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी। कहां से लिखा उन्होंने, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। दैट मीन्स 18, 19, 20, 21 ये 4 सेक्शन पहले कभी जमाने में हुआ करते थे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के नाम से एक हेड हुआ करता था, बट अब उसको उन्होंने अदर्स उसमें कवर कर लिया है, तो पूरा हेड उन्होंने डिलीट कर दिया। तो पहले एक और हेड हुआ करता था, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब वो हेड नहीं है, हटा दिया गया और उस इनकम को शामिल कर दिया गया अदर सोर्स में, तो वो एक हेड पूरा हट गया। तीसरा हेड है PGBP का, जो सेक्शन 28 से 44DB तक है, क्लियर। और कैपिटल गेन का सेक्शन है सेक्शन 45 से 55A तक, और अदर सोर्स है सेक्शन 56 से लेकर 59 तक। तो वैसे आपके टोटल हेड्स ऑफ इनकम देखो, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कहता है हेड्स ऑफ इनकम कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 59 तक। इसकी डिजाइनिंग कैसी है, सेक्शन 14 कहता है आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कौन कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGB, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी की रेंज 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी की 22 से 27, PGB की 28 से 44 DB, कैपिटल गेन की 45 से 55 और अदर सोर्स की 56 से 59। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम मिलाना। फिर क्या हुआ सुनो,
लोगों ने क्या किया बता दो, लॉजिक मैं बाद में दूंगा इसके बारे में। लॉ मेकर ने कहा जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे तो तुम्हारी इनकम में कभी कभी ऐसा होगा कि किसी और की इनकम भी तुम्हारी इनकम में शामिल कर ली जाएगी, दैट मीन्स क्लब कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। तो लॉ बनाया गया पेरेंट के लिए, कहा गया कि अगर तुम्हारे माइनर ने पैसे कमाया है तो पेरेंट हम तुम्हारे हाथ में इनकम को टैक्सेबल करेंगे, तो टोटल इनकम में हम शामिल करेंगे माइनर की इनकम। इसके बारे में लॉ मेकर ने लिखा, एक चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 60 से लेकर 65 तक, सेक्शन 60 से लेकर 65 तक। तो पहले ये इनकम हमने कंप्यूट कर दिया, तो पहले सैलरी इनकम निकालेंगे। कंप्यूट कैसे करेंगे टोटल इनकम, पहले पांचों हेड की इनकम कंप्यूट करेंगे, फिर इसी में अपन एडजस्टमेंट करेंगे। किस चीज का एडजस्टमेंट, क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बारे में कहां लिखा है, सेक्शन 60 से लेकर 65 तक। ये एडजस्टमेंट हम करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन ऐड कर देंगे, किसी और की इनकम हम शामिल करेंगे। इसका पूरा लॉ पढ़ेंगे अपन बाद में, फिलहाल मैं बता दूं किसी और की इनकम जब शामिल की जाती है तो क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं, तो क्लब हो जाएगी इनकम। इसके बाद लॉ कहता है अगर तुम्हें किसी और बिजनेस में या कहीं और से लॉस हुआ है या पुराना कोई लॉसेस अगर आपके पास है तो उसको भी सेट ऑफ कर लो। तो अब क्या करेंगे हम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और लॉ मेकर ने इसके लिए लॉ बनाया है सेक्शन 66 से लेकर 80 तक। ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद जो बन के आता है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको बड़ा फेमस वर्ड है जीटीआई। तो जीटीआई कैसे निकलता है, तो पहले 5 हेड्स की इनकम कंप्यूट की जाएगी, बट उससे पहले क्या कंप्यूट करेंगे, हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 हेड्स की इनकम निकालेंगे। जब 5 हेड्स की इनकम निकालेंगे तो दिमाग में रखेंगे वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ताकि रेसिडेंट होगा तो इंडिया की भी इनकम शामिल करेंगे, फॉरेन की इनकम भी शामिल करेंगे, बट नॉन रेसिडेंट होगा तो फॉरेन की इनकम शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है, उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे फिर। तो 5 हेड्स की इनकम पहले कंप्यूट करेंगे, फिर किसी और की इनकम का अगर हमारी इनकम में शामिल होना है एज पर सेक्शन 60 से लेकर 65 तक तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। फिर जो लॉसेस होंगे उसको हम सेट ऑफ करेंगे। लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम होगी वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर लॉ में क्या कहते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं डिडक्शन, चैप्टर 6A का सेक्शन 80C से 80U तक। ये डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा टोटल इनकम। ये हमें कंप्यूट करने सीखना है कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल में बेसिकली आपके दिमाग में इतना तो अच्छे से आना चाहिए, कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले अच्छे से डिटरमाइन करना चाहिए, 5 हेड्स की इनकम को अच्छे से कंप्यूट करो, और ये करने के बाद फिर लॉसेस सेटअप करो, क्लबिंग के प्रोविजन लगाओ और चैप्टर 6 का डिडक्शन माइनस करो, तो आ जाएगा टोटल इनकम। बट एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है इस टोटल इनकम पे क्या लगेगा, इतना पहले नोट कर लो। ये तो आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी। ये पूरा लिख लो।
यहां तक पहुंचे। अब एक कंसेप्ट को समझो। अब हम क्या करना है, सबसे पहले टोटल इनकम, अब हमने पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया, अब टोटल इनकम हमने निकाल दिया। अब इस टोटल इनकम पे क्या निकालेंगे, हम टैक्स निकालेंगे। इंटरमीडिएट लेवल में जो टैक्स निकालने की बात होगी, मेनली इंडिविजुअल का टैक्सेशन पूछा जाता है। किसका? इंडिविजुअल का टैक्सेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस पे हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। किस पे? इंडिविजुअल मान के। फिर और भी मैं बातें करूंगा, बट फिलहाल अभी आपको ओवरव्यू देने के लिए अब मैं इस पे क्या निकालूंगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब ये टैक्स जो निकाला जाएगा वो टैक्स कितना लगेगा, तो ये डिपेंड करता है टैक्स रेट क्या लगेगा। टैक्स रेट मतलब क्या होता है, एक स्लैब रेट होता है और एक फ्लैट रेट होता है। स्लैब रेट किस किस को लगता, हमने देखा होगा 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो ये जो होते हैं टोटल इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा। एक होता है स्लैब रेट और एक होता है फ्लैट रेट। तो लॉ मेकर ने कुछ लोगों के लिए स्लैब रेट लगा रखा है और कुछ लोगों के लिए फ्लैट रेट लगा रखा है, और ये रेट दिया रहता है कहां पर, फाइनेंस एक्ट में लिखा रहता है। तो स्लैब रेट किस किस को लगता, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। फ्लैट रेट किस किस को लगता, कंपनी को, फर्म को और लोकल अथॉरिटी को। अगर गौर से देखो तो पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग थे, तो 4 लोगों को ये पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। सेक्शन 231 के पर्सन में स्लैब रेट और फ्लैट रेट, इस पे बात करेंगे अपन, रेट कितना है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालेंगे। टैक्स कैसे लगता है, स्लैब रेट भी लगता है और फ्लैट रेट लगता है। ये सब कुछ लॉ में लिखा है, मैं लॉ में बता दूंगा कहां पे कैसे लिखा है। चले, अब जो एग्जाम में ज्यादातर आपके केसेस में आते हैं, वैसे मैं सबका सिखाऊंगा आपको बाद में, क्लास में आगे मैं सिखाऊंगा, सबका टैक्स कैलकुलेट करने सिखाऊंगा, बट एग्जाम में ज्यादातर केसेस में आपके केस में जो आता है वो है इंडिविजुअल का टैक्सेशन आता है। किसका? इंडिविजुअल का। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मतलब मेल फीमेल, इनकी इनकम का कंपटीशन आएगा आपको। तो इंडिविजुअल का टैक्सेशन करने में एक नया कंसेप्ट इस साल जो अमेंड होकर आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन से साल के लिए कौन सा एप्लीकेबल है, सब बातें मैं बताऊंगा, प्रीवियस से कौन सा एप्लीकेबल होगा, सब काम करूंगा। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम के लिए अभी रफली मैं बात बताता हूँ, आपके एग्जाम मई और नवंबर 2021 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स हैं और जो भी रेट ऑफ टैक्स दिया गया है वो सब कुछ मैं रिवीजन लेक्चर में कवर करूंगा। तो इस लेक्चर्स में अपन जो अमेंडमेंट भी कवर करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो एक अमेंडमेंट हुआ है, ये पहली बार ये अमेंडमेंट आया है, और ये अमेंडमेंट पहली बार ऐसा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल के लिए। तो ये पहली बार एक ऐसा कंसेप्ट लाया गया। क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूं। टैक्सेशन ऑफ में इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो अभी तक क्या होता था, इंडिविजुअल को स्लैब रेट लगता था, और स्लैब रेट कहां लगता था, एज पर फाइनेंस एक्ट। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। फाइनेंस एक्ट 2020, मतलब हर साल बजट में फाइनेंस एक्ट में रेट ऑफ टैक्स बता दिया जाता है, और वो रेट ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट 2020 हमारे लिए एप्लीकेबल है, और उसने रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल में टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं तो लॉ मेकर ने फाइनेंस एक्ट 2020 में ये कहा है 1 से लेकर 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख से एबव पे 30%।
ये टैक्स रेट पिछले साल आपने अगर पढ़ा होगा तो यही टैक्स रेट हम पहले भी एप्लीकेबल करते थे और इस साल भी एप्लीकेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट इस बार एक नया कंसेप्ट लाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार एक क्या कंसेप्ट लाया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इंडिविजुअल, उसका लॉजिक मैं बाद में दूंगा, सिर्फ मैं आपको लॉ का अमेंडमेंट बता रहा हूं अभी, फिर ये सेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। लॉ मेकर ने इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 115 BAC। तो सेक्शन 115 BAC, और ये सेक्शन भी एक और वैरायटी का स्लैब रेट देता है। लॉ मेकर ने कहा हम एक और स्लैब रेट दे रहे हैं। कौन सा स्लैब रेट? 1 से लेकर 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। यहां तक कोई फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने और स्लैब रेट को क्या चेंज किया, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पे 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पे 25%, और 15 लाख से एबव पे 30%। ये एक और स्लैब रेट लेकर आ गया। और लॉ मेकर ने कहा इंडिविजुअल, और ये बेनिफिट HUF को भी दिया है। किसको बेनिफिट दिया? इंडिविजुअल और HUF दोनों को बेनिफिट दिया। उन्होंने कहा इंडिविजुअल HUF तुम चाहो तो फाइनेंस एक्ट का भी रेट ले सकते हो, और आप चाहो तो 115 BAC का भी बेनिफिट ले सकते हो। लॉ मेकर ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे चाहो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो। चाहो तो फाइनेंस एक्ट के रेट के हिसाब से टैक्स दो, चाहो तो 115 BAC के हिसाब से भी टैक्स दो। और ये बेनिफिट सिर्फ किसको दिया है? इंडिविजुअल और HUF को बेनिफिट दिया है। तो अब आपके पास इस साल से पहली बार ऐसा लॉ बना है कि 2 स्लैब रेट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहो तो फाइनेंस एक्ट का रेट में चले जाओ जहां पे 5%, 20%, 30% का रेट लगता, या आप चाहो तो 115 BAC में चले जाओ जहां पे 0%। याद करवाने के लिए कह दूं, उन्होंने 2.5 लाख का स्लैब बनाया, तो 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख एंड एबव। और रेट 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, तो 5% बढ़ाते गए 2.5 लाख के ऊपर। तो एग्जाम में याद रखने के लिए कह रहा हूं, 2.5 लाख का स्लैब है, 2,50,000 का स्लैब है, और 5% बढ़ाकर 15 लाख तक ले गए, और आगे उन्होंने 30% कर दिया। अगर मैं यहीं पर आपको सवाल पूछूं आप किस पे जाना पसंद करेंगे, तो कोई भी एसएससी ये कहेगा भैया 115 BAC अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, 2.5 लाख तक तो कोई फर्क नहीं है, 5 लाख तक में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% लग रहा है, और यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख पे सिर्फ 10%, और 7.5 लाख से 10 लाख तक भी 15% लग रहा है। तो कभी भी 115 BAC अच्छा है, लोग ये कहेंगे। लेकिन लॉ मेकर ने कहा ये हम 115 BAC का बेनिफिट तभी देंगे जब तुमसे हम कुछ बेनिफिट छीन लेंगे। कुछ बेनिफिट हमने तुमको दे रखा है, वो बेनिफिट हम तुमसे विड्रॉ कर लेंगे, हम तुमसे वो बेनिफिट विड्रॉ करेंगे और ये स्लैब रेट का बेनिफिट देंगे। तो लॉ मेकर ने कहा 115 BAC का बेनिफिट हम देंगे, बट ये कंडीशनल है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या कंडीशन? कुछ बेनिफिट तुमको दिए गए हैं, वो बेनिफिट तुमसे हम छीन लेंगे और 115 BAC का बेनिफिट देंगे। अब वो बेनिफिट कौन से छीन लिए मैं आपको ये बताता हूं, गौर से समझना। सैलरी में कुछ बेनिफिट्स हैं तुम्हारे पास, एग्जम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, वो छीन लेंगे। तो सैलरी हेड से बेनिफिट छीना, पूरे बेनिफिट नहीं छीना, बट कुछ बेनिफिट सैलरी हेड से छीन लिया, कुछ बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी हेड से भी छीन लिया, कुछ, पूरी बात नहीं कर रहा, कुछ की मैं बात कर रहा हूं। तो डिडक्शन और एग्जम्पशन, बेनिफिट को मैं नाम देता हूं डिडक्शन और एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन और डिडक्शंस कुछ कहां से छीन लिया, सैलरी हेड से छीन लिया। क्या सैलरी में एग्जम्पशन मिलता है? बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, बहुत डिडक्शंस भी हैं, वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन छीन लेंगे, बट पूरे नहीं, कुछ की मैं बात कर रहा हूं। वैसे हाउस प्रॉपर्टी से भी कुछ बेनिफिट छीन लिया, डिडक्शन छीन लिया, पीजीबीपी से भी कुछ डिडक्शंस छीन लिया। छीन लिया मतलब वो बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे, वो डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। कौन सा? सैलरी का कुछ बेनिफिट नहीं देंगे,
हाउस प्रॉपर्टी का कुछ बेनिफिट वो भी छीन लिया, पीजीबीपी का बेनिफिट भी छीन लिया, कैपिटल गेन में कुछ नहीं छीना, लेकिन हाँ अदर सोर्स में भी कुछ बेनिफिट उन्होंने छीन लिया। तो 115 बीएसी क्या कहता, हम तुम्हारे कुछ बेनिफिट को विड्रॉ कर लेंगे। बेनिफिट कहाँ कहाँ दिए गए, सैलरी में बेनिफिट है, हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट है, पीजीबीपी में बेनिफिट है, अदर सोर्स में भी बेनिफिट है, इसके बेनिफिट आपसे हम विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी छीन लेंगे। इसके अलावा चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस हैं वो भी बेनिफिट हम तुमसे छीन लेंगे। मतलब बेनिफिट कौन कौन से छीन रहे हैं, देखा जाए तो ये सारे बेनिफिट, सारी चीजों को कवर करके उन्होंने बेनिफिट छीन लिया। सैलरी से कुछ छीन लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीबीपी से, अदर सोर्स में से कुछ कुछ बेनिफिट छीन लेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में से भी कुछ बेनिफिट्स छीन लेंगे, डिडक्शंस में से भी कुछ बेनिफिट्स हम छीन लेंगे। ये सारे बेनिफिट्स को हम विड्रॉ कर लेंगे और तुमको 115 बीएसी का बेनिफिट दे देंगे। 115 बीएसी का बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपसे बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन विड्रॉ कर लेंगे, और जो एग्जम्पशन और डिडक्शन विड्रॉ किया जा रहा है वो हर हेड को हैम्पर कर रहा है। तो बताइए क्या मेरे लिए अभी पढ़ाना कंफर्टेबल होगा 115 बीएसी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको वो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस पता नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा, तो ये सेक्शन 115 बीएसी आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता। तो आपके पास पूरे एग्जम्पशन और डिडक्शन का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तब जाके तुम 115 बीएसी कर पाओगे। जब 115 बीएसी करेंगे तो पता होना चाहिए हाँ ये डिडक्शंस है, इसको छीन लिया उन्होंने, तो वो सारी नॉलेज होगा, तब जाके 115 बीएसी हम कर पाएंगे। क्लियर? तो मेरी ये स्टाइल होती है, मैं पहले आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखाता था अब तक। उसमें क्या होता था, फाइनेंस एक्ट का खाली रेट होता था तो टैक्स कैलकुलेशन करना ठीक था, लेकिन अब तो 115 बीएसी से कंपेयर करना है। अब पक्के से पक्के बात कर रहा हूं, एग्जाम में पक्के में आपको सवाल पूछा जाएगा, ये इंडिविजुअल है, इसका टैक्स कंप्यूट करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल इनकम कंप्यूट करोगे। उसका क्या करोगे, टोटल इनकम कंप्यूट करोगे, और टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद जब वो इंडिविजुअल होगा तो स्लैब रेट लगेगा। तो आपके पास दिमाग में पक्के में जाना चाहिए स्लैब रेट में कौन सा रेट लगेगा, फाइनेंस एक्ट का रेट लगेगा या 115 बीएसी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपको पूछा जाएगा कहां जाना बेहतर है, तो आप क्या करोगे, पूरे डिडक्शन और एग्जम्पशन को क्लेम करोगे और फाइनेंस एक्ट का रेट लगा दोगे। फिर एक बार क्या करना, वो पूरे बेनिफिट डिडक्शन और एग्जम्पशन को स्किप कर देना और उसका टोटल इनकम कंप्यूट करना और फिर उसका टैक्स निकालना एज पर 115 बीएसी। फिर देखना किसमें टैक्स कम आ रहा है, जहां पे टैक्स कम आएगा हम सलाह देंगे कि वहां पे जाना बेहतर है। तो ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में, पहली बार ऐसा सवाल बनेगा कि बताइए फाइनेंस एक्ट कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, क्या सलाह दोगे, फाइनेंस एक्ट के रेट में जाना चाहिए या 115 बीएसी के रेट में जाना चाहिए। तो हमको दोनों के हिसाब से टोटल इनकम भी कंप्यूट करना पड़ेगा और दोनों के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। तो सुनना, टोटल इनकम का भी फर्क आएगा। फाइनेंस एक्ट के टोटल इनकम में बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलेंगे, बट 115 बीएसी के टोटल इनकम में एग्जम्पशन और डिडक्शन बहुत सारे विड्रॉ कर लिए जाएंगे, और उसके बाद टोटल इनकम दोनों की अलग आएगी, दोनों का टैक्स भी अलग आएगा। हम सलाह देंगे जहां टैक्स कम होगा हम सलाह देंगे वो बेहतर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे पढ़ाना है, यहां पे लिख लो, अभी नहीं बताऊंगा, वो जब मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा। यहां पे और लिखो, एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT अंडर सेक्शन 115 JC। दैट मीन्स 115 JC को भी कंसिडर करना है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा लेकिन जब टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा तब, क्योंकि अभी इसको बताना कंफर्टेबल नहीं होगा। दैट मीन्स हम जो कंप्यूट करेंगे ये कंप्यूटेशन होगा। यहां तक लिखो पहले, ये आपने लिखा है टोटल इनकम, लिखा आपने टोटल इनकम लिख दिया था आपने, अब यहां लिखो टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, स्लैब रेट, फ्लैट रेट। बट आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कौन सा है, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। टैक्स रेट कौन सा लगता है, फाइनेंस एक्ट 2020 का भी रेट है, 115 BAC भी है। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो 115 BAC में भी जा सकते हो या फाइनेंस एक्ट के रेट में भी जा सकते हो।
अब आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कितनी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सुनो, इंटरमीडिएट लेवल में हमारा सिलेबस जो है अब वो कहाँ पे कवरेज करता है। सुनो, सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस का नॉलेज होना चाहिए, उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज लो रेसिडेंशियल स्टेटस का, उसके बाद हम टोटल इनकम की तरफ आगे बढ़ेंगे। टोटल इनकम निकालने की जब हम बात करेंगे तो पहले सैलरी हेड का नॉलेज लेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी का, फिर पीजीबीपी का, फिर कैपिटल गेन का, फिर अदर सोर्स का। तो पांचों हेड की इनकम मिलाएंगे, फिर इसमें क्लबिंग के प्रोविजन ऐड करेंगे, लॉसेस एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट करेंगे, तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन माइनस करेंगे चैप्टर 6 से 80C से 80U तक, तो आ जाएगा टोटल इनकम आ जाएगा। फिर इस टोटल इनकम पे हम टैक्स निकालेंगे। जब टैक्स निकालने की बात होगी तो टैक्स रेट दो प्रकार के होते हैं, एक स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। ये बताया गया है फाइनेंस एक्ट में, ये कहाँ दिया गया है, टैक्स या लिखा आपने टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर फाइनेंस एक्ट। एज पर फाइनेंस एक्ट दो प्रकार के रेट होते हैं, एक स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। स्लैब रेट किस किस को लगता, 4 असेसी को, टैक्सेबल एंटिटी को स्लैब रेट लगता, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीओई, एजेपी। अदर दिन 4 जो 3 बच गए, कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी को स्लैब रेट नहीं फ्लैट रेट लगता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेनली इंडिविजुअल एचयूएफ की। इंडिविजुअल एचयूएफ की केस में लॉ मेकर ने इस साल एक नया कंसेप्ट लाया। बाय डिफॉल्ट फाइनेंस एक्ट का रेट उनको लगता था, एक नया सेक्शन बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट में 115 बीएसी। उन्होंने ये कहा फाइनेंस एक्ट का भी स्लैब रेट आप चाहो तो जा सकते हो, या 115 बीएसी का भी स्लैब रेट आप चाहो तो जा सकते हो। 115 बीएसी में जरूर हमने टैक्स रेट कम रखा है, लेकिन आपसे हम बेनिफिट विड्रॉ कर लेंगे और हम आपको कंसेशनल, इसको मैं नाम दे सकता हूं कंसेशनल टैक्स रेट, कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट देंगे, बट सब्जेक्ट टू हम कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन आपसे छीन लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, वो बेनिफिट आपको नहीं देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, आपने पीजीबी में पढ़ा होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, पढ़ा आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बेनिफिट दिया गया था, वो बेनिफिट आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो जब मैं पीजीबी पढ़ा दूंगा तो ये सेक्शन मेरे लिए पढ़ाना कंफर्टेबल हो जाएगा। तो 115 बीएसी का बेनिफिट तो दिया, कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपसे एग्जम्पशन और विड्रॉ डिडक्शन हम आपसे छीन लेंगे और आपको कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट देंगे। अब आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए ये इंडिविजुअल को किस में जाना चाहिए, फाइनेंस एक्ट में जाना चाहिए या 115 बीएसी में जाना चाहिए। अगर वो 115 बीएसी, अब हम कैसे करेंगे, तो उसका टोटल इनकम पहले कंप्यूट करेंगे एज पर फाइनेंस एक्ट, जिसमें सारे एग्जम्पशन और रिडक्शन को कंसिडर करेंगे, और फिर उसका टैक्स निकालेंगे एज पर फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। फिर एक बार और हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, और उसमें हम पूरे एग्जम्पशन और डिडक्शन जो विड्रॉ कर लिए गए हैं उसको छोड़ देंगे, और वो एग्जम्पशन और डिडक्शन को छोड़कर टोटल इनकम निकालेंगे, और ये टैक्स रेट कंसेशनल टैक्स रेट लगाएंगे। देखेंगे कि कौन सा टैक्स कैलकुलेशन कम आता है, जहां पे टैक्स कम आएगा हम उसको कहेंगे इस कंसेप्ट में जाओ, आपका टैक्स बच जाएगा। लेकिन इस कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, इस बार अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है, जब फाइनेंस एक्ट का टैक्स लगता है तो कंसिडर किया जाता है साथ में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को भी। तो जब मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा तब मैं आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की बातें भी करूंगा। ठीक है, ये पहली क्लास मैंने इंट्रोडक्शन की रखी थी। मैं आपको बता दूं आने वाले समय में मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, तो बिल्कुल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो तरीका अब ऐसा मैं आपको बता दूं, जो स्टेप्स मैंने बताए वही स्टेप्स से मैं आपको क्लास में रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सबसे पहले मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद पांचों हेड्स की इनकम करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर उसके बाद अपन क्लबिंग के प्रोविजन करेंगे, फिर उसके बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा जीटीआई निकल जाएगा। फिर चैप्टर 6 के डिडक्शंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। फिर टोटल इनकम निकालने के बाद अपन टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे, और टैक्स के कैलकुलेशन में मैं फाइनेंस एक्ट का भी रेट सिखाऊंगा और 115 बीएससी भी करवाऊंगा, दोनों को कंपेयर करवा दूंगा और सिखा दूंगा कि कैसे कौन से कंसेप्ट में जाना फायदेमंद है, जो पक्के में एग्जाम में इस बार सवाल आना ही आना है 115 बीएससी पर। ये पहली बार 2 स्लैब रेट का बेनिफिट दिया है लॉ मेकर। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं इनकम टैक्स की मैं बात करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा रिवीजन लेक्चर है ये, तो मैं स्पीड से आपको पढ़ाऊंगा और एक एक चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ताकि आप भी उसका रिवीजन करते रहेंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करते जाएंगे, ताकि तैयारी क्लास में साथ में ही हो जाएगी। तो मैं लेक्चर्स का ये भी बता दूं, मेरा प्लान है 1 से सवा घंटे का लेक्चर रखूंगा, ताकि आप कंफर्टेबल एक लेक्चर देखो और उतने पोर्शन को जल्दी से रिवाइज कर लो, और क्वेश्चन आंसर्स दूंगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो प्लीज 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 मैं लेक्चर को बता दूं, मैं लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, 1-1.25 घंटे का लेक्चर रखूंगा, उतना लेक्चर देखो और उतने कंसेप्ट को नोट्स में से अच्छे से तैयारी करते चलो। तैयारी साथ में करेंगे ताकि इनकम टैक्स की तैयारी क्लास खत्म होते होते हो जाएगी, उसके बाद फिर अपन जीएसटी को करेंगे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज ध्यान से करिएगा। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप क्लास को डेली और रेगुलर बेसिस पे क्लास को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कौन सा? सबसे पहले अपन रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक करके मैं आपको सिखाता जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और प्लीज 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 रेगुलर क्लास को देखना। ठीक है, मिस नहीं करना।